अब बच्चे लेक्चर के पार्ट 2 में आप लोग ये देखेंगे कि एंटेरल और पैरेंटल जो फीडिंग है इसकी इंडिकेशंस क्या हैं और इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशंस या फिर इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या-क्या हैं या इनके मेथड्स कौन से यूज़ होते हैं, ठीक है? तो एंटेरल ट्यूब जो फीडिंग है यानी कि माउथ के अलावा जो-जो आपने ट्यूब डाली है, चाहे वो नेज़ोगैस्ट्रिक है, नेज़ोजेजुनल है, न्यूरोड्यूडेनल है, गैस्ट्रोस्टोमी है, जेजुनोस्टोमी है, जो भी वो ट्यूब एग्ज़िस्ट करती है, उसके लिए आप इंडिकेशंस क्या-क्या बनती हैं? नंबर 1 अगर कोई अनकॉन्शियस पेशेंट हो जैसे हेड इंजरी का पेशेंट तो उसके अंदर आप लोग एनजी ट्यूब के थ्रू दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कोट कर रहा हूँ, swallowing डिसऑर्डर है, जैसे पोस्ट सीवीए जैसे स्ट्रोक से रिकवर करता है पेशेंट या रिकवर तो नहीं कर रहा, स्ट्रोक के जो बाद का फेज़ है इमीडिएट, यानी कि कार्डियोवास्कुलर एक्सीडेंट के बाद वाला या मोटर न्यूरॉन कोई डिजीज़ है तो उसके अंदर आपको देनी पड़ सकती है क्योंकि उसका swallowing रिफ्लेक्स इम्पेयर्ड है। फिजियोलॉजिकल कोई एनोरेक्सिया जैसे लिवर डिजीज पीएलडी के पेशेंट्स को भूख बिल्कुल नहीं लगती, जबरदस्ती खाना देना तो है उनको सर्वाइव करवाने के लिए। अपर जीआईटी ट्रैक्ट की किसी किस्म की कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, कोई स्ट्रक्चर है, पार्शियल इंटेस्टिनल फेलियर है जैसे आईलीएस के केस के अंदर होता है। आईलीएस पोस्ट ऑपरेटिव आईलीएस यही होता है ना कि जब पेशेंट की आपने फॉर एग्जांपल लेप्रोटमी की तो उसके बाद जब वो रिकवर कर गया, एनेस्थीसिया से वापस आ गया, तो अब वो खाना खाने के काबिल खुद नहीं है, ठीक है? तो क्योंकि उसका जो आइलियस हुआ हुआ है, उसकी इंटेस्टिनल मोटिलिटी डिस्टर्ब्ड है, तो आप इस केस में भी फीड कर सकते हैं। न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स जब इंक्रीज़ हों, जैसे रीनल डिजीज़ के केस के अंदर तो आप दे सकते हैं और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो जैसे सीवियर डिप्रेशन या एनोरेक्सिया नर्वोसा के जो खास तौर पे पेशेंट होते हैं, जो कि हॉस्पिटल एडमिटेड होते हैं, उनके लिए ये इंडिकेशंस बनती हैं। तो ये बच्चे आपको 7 इंडिकेशंस यहाँ पे मौजूद हैं। अब आप लोगों को ये आनी चाहिए। अपनी तरफ से आपने एंटीरियल फीडिंग की इंडिकेशन नहीं लिखनी। मैंने देखा है बच्चे पेपर में बहुत गंदी-गंदी, फ़ज़ूल-फ़ज़ूल सी एंटीरियल ट्यूब फीडिंग की इंडिकेशंस लिख के आते हैं और एग्ज़ाम्पल्स इनकी जो एक-एक दी आपको मैंने बताई है नाम ले लेके वो आप लोगों ने लाज़मी कोट करनी है। उसके बाद बच्चे ये देखें कि वेले से आपके लिए ये जो मैंने कॉम्प्लिकेशंस का टेबल लिया है, कॉम्प्लिकेशंस ऑफ एंटीरियल न्यूट्रिशन क्या-क्या हो सकती हैं? ट्यूब रिलेटेड जो आपने ट्यूब प्लेस की है, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल, मेटाबॉलिक और इन्फेक्टिव। ट्यूब रिलेटेड में ये हो सकती है कि ट्यूब की शायद मॉल पोज़ीशन हो जाए, गलत जगह पे प्लेस हो जाए, डिस्प्लेस कर जाए, अपनी जगह से हट जाए, तो नॉर्मली आपको खाना जो है, जो न्यूट्रिशन आप प्रोवाइड कर रहे हैं, वो ना पहुँच सके जीआईटी ट्रैक्ट के अंदर, ठीक है? ब्लॉकेज हो जाए ट्यूब का, लीकेज हो जाए, ब्रेकेज हो जाए, कोई लोकल कॉम्प्लिकेशंस हो कि वो प्रेशर की वजह से ऐसी डायरेक्शन में हो कि स्किन की एरोजन करवा दे, एट्रोफी करवा दे, ठीक है? या म्यूकोज़ा की करवा दे। गैस्ट्रोइंटेस्टिनल में आ सकता है कि डायरिया हो जाए, ठीक है? क्योंकि देखें, जो नॉर्मल रूट है आपके खाने का वो ये है, मुँह से आप खाना शुरू करते हैं और वो टोटल एनस तक जाता है, इतना बड़ा रूट है। लेकिन अगर आप उस फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि आपने गैस्ट्रोस्टोमी किया, डायरेक्टली ट्यूब प्लेस की है स्टमक में, तो आपने मुँह से लेकर एसोफेगस तक का जो रास्ता है उसको तो बायपास कर दिया। तो इस केस में डायरिया हो सकता है, ब्लोटिंग, नॉज़िया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल क्रैम्प्स, एस्पिरेशन हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, ठीक है? और कॉन्स्टिपेशन को आपने आखिर में रखना है, जो मोस्ट कॉमन प्रेज़ेंटेशन है वो डायरिया की ही है। मेटाबॉलिक या बायोकेमिकल की अगर बात की जाए तो इलेक्ट्रोलाइट की डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, ठीक है? कोई सफिशिएंट अमाउंट में आपको इलेक्ट्रोलाइट नहीं मिल रहा, जैसे हाइपोनेट्रीमिया, हाइपरनेट्रीमिया या हाइपोकैलिमिया हो गया बंदे को, विटामिन, मिनरल, ट्रेस एलिमेंट की डेफिशिएंसीज़, ड्रग इंटरैक्शंस हो सकते हैं, ठीक है? इन्फेक्टिव की अगर बात की जाए तो एक्सोजेनस, एंडोजेनस दोनों हो सकते हैं। यानी कि जो जो उस पेशेंट की ट्यूब को हैंडल कर रहा है, उसकी वजह से इन्फेक्शंस हो सकते हैं और पेशेंट के अंदर जो अपने इन्फेक्शंस हैं, उनकी वजह से एंटेरल न्यूट्रिशन कॉम्प्लिकेट हो सकती है। ये कॉम्प्लिकेशंस है बेसिक। जो बच्चे ये वाला चैप्टर है इसको मैं बोर्ड के ऊपर लिखवा-लिखवा के आप लोगों को बातें नहीं बता रहा, जो बेले की इम्पोर्टेंट बातें हैं यहाँ से ख़ास तौर पे जो वैल्यूज़ हैं, वो ही बता रहा हूँ क्योंकि ये वैल्यूज़ वाइवा में भी पूछी जाती हैं, ये मैं आपको कोई बात ऐसी मज़ाक में या कैज़ुअली नहीं कह रहा और आप लोगों के एमसीक्यू पेपर के अंदर भी आ जाती हैं, तो उसको कर लें। सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि एंटेरल फीडिंग में जो सिप फीडिंग होती है, जिसमें हम लोग सिप देते हैं, तो उसके अंदर बच्चे यूजुअली यही है कि जो पेशेंट्स ड्रिंक कर सकते हैं, उनको दी जा सकती है, ठीक है? और जिनके अंदर एपेटाइट्स का डिसऑर्डर होता है, तो उनको हम लोग थोड़े-थोड़े सिप्स के अंदर जो डाइट होती है, वो देते हैं और इन फीड्स की बच्चे टिपिकली वैल्यू ये है कि ये 200 एमएल किलो कैलोरी प्रोवाइड करती हैं, ठीक है? ये आप लोगों को वैल्यू लाज़मी याद होनी चाहिए। नंबर 2 पे जो ट्यूब फीडिंग्स हैं, आप देखें इसने बताया कि कौन-कौन सी ट्यूब यूज़ की जाती हैं। बच्चों फाइनल ईयर के बच्चों को बिल्कुल ये नहीं पता होता कि राइल्स ट्यूब किसे कहते हैं और पेक का भी नहीं पता होता।
तो नेसोगैस्ट्रिक जो ट्यूब होती है कन्वेंशनल, इसको हम लोग राइल्स ट्यूब भी कहते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो पेग प्रोसीजर है दैट इज परक्यूटेनियस एंडोस्कोपिक गैस्ट्रोस्टमी, एंडोस्कोपी के थ्रू प्लेस की जाती है गैस्ट्रोस्टमी की ट्यूब, जो कि एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल पे उसकी ओपनिंग होती है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा बच्चे यही बात इसने बताई है कि यूजुअली जब हम लोग इन ट्यूब्स के थ्रू फ्लूइड देते हैं तो वो तकरीबन 48 आवर्स तक 20 टू 30 ml का होता है पर आवर फ्लूइड इनटेक देते हैं उसको, पेशेंट को, ठीक है। और 48 टू 72 आवर्स के बाद उसकी उसकी जो इनटेक होती है उसको इंक्रीज करते रहते हैं, ठीक है। ये इसके अंदर इंपॉर्टेंट बात है। इसके अलावा बच्चे आपको ये पता होना चाहिए कि जो फाइन बोर ट्यूब इंसर्शन है ये क्या चीज़ है। जैसे हम लोग एनजी ट्यूब की नेसोगैस्ट्रिक या राइल ट्यूब की प्लेसमेंट करते हैं, बिल्कुल वैसे ही फाइन बोर फीडिंग ट्यूब की भी प्लेसमेंट हो सकती है, लेकिन ये बहुत फाइन होती है, ठीक है। तो इसका रास्ता गाइड करना जो होता है ज़रूरी होता है, क्योंकि ये किसी भी ओरिफिस में जाकर फंस सकती है। तो गाइड वायर के ज़रिए बच्चे इसको हम लोग यूजुअली प्लेस करते हैं। ये हमारी क्लिनिकल प्रैक्टिस में बहुत कॉमनली यूज़ की जाने वाली ट्यूब बिल्कुल भी नहीं है। तो इसको अगर आप लोग रीड कर भी लेते हैं तो काफ़ी है, नहीं भी रीड करते इतना ही आपको अगर पता, दैट्स मोर देन इनफ। बच्चे अगर पैक की बात की जाए परक्यूटेनियस एंडोस्कोपिक गैस्ट्रोस्टमी की, तो ये आप लोग इसकी यूजुअल पिक्चर देख सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर आपको ये पता होना चाहिए कि वो पेशेंट जिनको तकरीबन 4 टू 6 वीक के लिए प्रोलॉन्ग्ड एंटीरियल न्यूट्रिशन चाहिए होती है और वो स्वॉलो भी नहीं कर सकते, तो उनके अंदर हम लोग एनजी ट्यूब नहीं देते, ठीक है। फिर उनको उनको यूजुअली हम लोग गैस्ट्रोस्टमी उनके लिए करते हैं, क्योंकि वो इस ड्यूरेशन के लिए 4 टू 6 वीक के लिए इनफ होती है। अब गैस्ट्रोस्टमी करने के बच्चे मेथड्स कौन से हैं, ये आप लोग को कम से कम इनका नाम सिर्फ 2 वेज पता होनी चाहिए कि पैग की इंसर्शन 2 तरीके से हो सकती है। एक तो है डायरेक्ट स्टैब मेथड। डायरेक्ट स्टैब मेथड ये है कि जो एंडोस्कोपिस्ट होता है वो यूजुअली एंडोस्कोप को इंसर्ट करता है माउथ के थ्रू, एसोफेगस के थ्रू स्टमक में जाता है, स्टमक को एयर से फिल करता है, और जो दूसरा असिस्टेंट होता है बेसिकली वो डायरेक्टली स्टैब करता है एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल पे और कैनुला इंसर्ट कर देता है स्टमक की वॉल के अंदर, और एंडोस्कोपिस्ट उसको रेगुलेट करवाता है, मॉनिटर करता है कि कहीं वो स्टैब जो है, जो आपने इंसिजन इंसिजन क्रिएट किया है, कहीं वो यहाँ से वहाँ ना चला जाए, बल्कि स्टमक को ही डायरेक्टली रीच करे। ये एक प्रोसीजर है जो इसने डायरेक्ट स्टैब टेक्निक बताई है, ठीक है। मैं इसको आप लोग के लिए हाईलाइट करता हूँ ताकि पता चले कि ये पहली टेक्निक है। दूसरी टेक्निक जो है बच्चे, दैट इज नोन एज ट्रांस ओरल या पुश थ्रू टेक्निक, जिसके अंदर यूजुअली जो गाइड वायर होती है या सूचर होता है वो हम लोग एंडोस्कोपी के थ्रू स्टमक से बाहर लेके आते हैं, ठीक है। और गाइड वायर के थ्रू बच्चे हम लोग पुश करते हैं, बल्कि पुल करते हैं अपनी तरफ जो पैग की ट्यूब होती है। ये देखें बच्चे, ट्रांस ओरल प्रोसीजर दिखाने के लिए मैंने बड़ी एक अच्छी इमेज इसमें से निकाली है, ठीक है। कि ये गाइड वायर है, ठीक है, और ये स्नेयर है जिसके जरिए होल भी क्रिएट हुआ है, और इसको बेसिकली गाइड वायर को हम लोगों ने सूचर काट दिया ट्यूब के साथ, ठीक है। और जब ये इसके अंदर इंसर्ट होगी तो हम लोग गाइड वायर के थ्रू इसको ओरिएंट कर सकते हैं एक प्लेस के अंदर। ये दूसरी बच्चे एक और फिगर देखें, बहुत अच्छी इसने यहाँ पे दिखाई हुई है, ये कि आपने ट्यूब डाली ओरली एंडोस्कोपी के थ्रू, ठीक है, और उसके एक एंड पे सूचर था और उसने आपने उसको एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल से पुल किया आपकी तरफ, तो उसकी जो ओपनिंग है वो एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल के साथ आ गई, बिल्कुल। तो ये बच्चे बेसिकली प्रोसीजर है जिसको हमने कहा है अल्टरनेटिव टेक्निक फॉर पैग इंसर्शन। जो जजेनोस्टमी का प्रोसीजर है बच्चे, उसकी बहुत रेलिवेंट डिटेल्स बेले एंड लव ने मेंशन नहीं की। तो जजेनोस्टमी का अगर आपको नाम पता है और आप लोगों को ये पता है कि एंटीरियल फीडिंग में हम ये करते हैं, तो दैट्स मोर देन इनफ। अच्छा, कॉम्प्लिकेशंस की अगर बात करूं तो बेले ने पैराग्राफ में एक बात लिखी है कि जो ट्यूब रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस होती हैं वो ही बेसिकली मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशंस है एंटीरियल फीडिंग की, लेकिन अगर जीआईटी की कॉम्प्लिकेशंस की बात की जाए तो डायरिया जो होता है फिर वो मोस्ट कॉमन है, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन 30% केसेस के अंदर डायरिया मैनिफेस्ट होता है, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। इसको इग्नोर नहीं करना, इसको ट्रीट करना भी के लिए हमें पेशेंट को मॉनिटर करना जरूरी है। और बच्चे एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट कि जितनी भी फीड्स आप लोग इन ट्यूब्स के थ्रू दे रहे हैं, कम से कम उनको 4 डिग्री सेल्सियस पे स्टोर करना जो है वो ज़रूरी है, और अगर वो एक दफ़ा खोल दी गई हैं और उसके बाद यूज़ नहीं हुई तो फिर आपको उनको डिस्कार्ड करना होगा, क्योंकि उनका नोजोकोमियल या हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन बहुत कॉमन कॉम्प्लिकेशन है। उसके बाद बच्चे ये देखें कि जो पारेंटल न्यूट्रिशन होती है इसकी 2 इंपॉर्टेंट टाइप्स कौन कौन सी हैं, ठीक है, पारेंटल या आईवी न्यूट्रिशन की। एक है पार्शियल पारेंटल न्यूट्रिशन, दूसरी है टोटल पारेंटल न्यूट्रिशन।
पार्शियल पैरेंटल न्यूट्रिशन जो होती है ये थोड़े टाइम के लिए दी जाती है, ठीक है, और कुछ न्यूट्रिएंट्स को डेली रिप्लेस करने के लिए दी जाती है, ठीक है। और बच्चे जो टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन होती है वो खास तौर पे उनके लिए दी जा सकती है जो कि बिल्कुल ही कुछ नहीं खा सकते और लॉन्गर पीरियड्स के लिए दी जा सकती है, और इसके अंदर ऑलमोस्ट सारे न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं जो कि एक बंदे को मिलने चाहिए, जो नॉर्मल डाइट में उसको मिलते थे। जबकि पार्शियल पैरेंटल न्यूट्रिशन जो होती है बच्चे को, उसके अंदर कुछ सप्लीमेंट शामिल होते हैं, तमाम नहीं शामिल होते। अच्छा, एक बात यहाँ पे और बताता चलूँ कि ये पैरेंटल न्यूट्रिशन की टाइप्स हैं, जो हमने पहले पढ़ी थी सेंट्रल और पेरिफेरल पैरेंटल न्यूट्रिशन, वो बेसिकली उसका उसके रास्ते थे, यानी कि मोड्स थे कि हमने किस-किस वे के ज़रिए उसको दिए हैं, वो रूट्स थे उसके, ठीक है? ये बेसिकली इसकी टाइप्स हैं। बच्चे, मैंने पैरेंटल न्यूट्रिशन की इंडिकेशंस ढूँढी हैं, मुझे ये बहुत अच्छी लगी हैं। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म की फॉर्म में इनको कैटेगराइज़ किया है। कभी आपको एमसीक्यू आए तो भी आप लोग चूज़ कर सकते हैं कि किस किस्म की न्यूट्रिशन प्रोवाइड की जाएगी इन कंडीशंस में। लॉन्ग टर्म मैं पहले करा देता हूँ क्योंकि लॉन्ग टर्म का बच्चों को नहीं अक्सर पता होता। इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ के पेशेंट्स, खास तौर पे जिनकी सर्जरी हुई होती है, उनके लिए लॉन्ग टर्म पैरेंटल न्यूट्रिशन प्रोवाइड करनी होती है, क्योंकि उनका गट इस काबिल नहीं रहता कि वो डाइजेशन के पूरे प्रोसेस में हेल्प कर सके। ठीक है? रेडिएशन एंटीराइटिस, यानी कि कोई बंदा किसी कैंसर के लिए रेडिएशन ले रहा है तो उसको एंटीराइटिस हो जाए, बाउल की इन्फ्लेमेशन हो जाए, स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हो जाए मल्टीपल, या फाइब्रोसिस होना शुरू हो जाए, तो उसका बाउल डाइजेशन के प्रोसेस के लिए काबिल नहीं रहता। मोटिलिटी डिसऑर्डर्स के अंदर एक्सट्रीम शॉर्ट बाउल सिंड्रोम या क्रॉनिक मेल अब्जॉर्प्शन हो, तो हम पेशेंट को फिर पैरेंटल न्यूट्रिशन के ऊपर ले आते हैं ताकि उसका सर्वाइवल पॉसिबल हो और उसको उन कॉम्प्लिकेशन से सफर ना करना पड़े जो कि उसकी डाइट से रिलेटेड हो सकती हैं। शॉर्ट टर्म की अगर बात की जाए तो सीवियर पैंक्रियाटाइटिस, ठीक है, म्यूकोसाइटिस जो कि पोस्ट ऑपरेटिवली या पोस्ट ऑपरेटिवली नहीं कह रहा था, पोस्ट कीमोथेरेपी होता है। गट फेलियर, हाँ, नील बाय माउथ है, अगर किसी सर्जरी की वजह से हाई आउटपुट या एंटीरोक्यूटेनियस फिस्टुला है, जब तक वो ट्रीट नहीं होता, इंट्रैक्टेबल वॉमिटिंग है, या मैल नरिश्ड पेशेंट है जो कि एंटेरल न्यूट्रिशन कर ही नहीं सकता, तो ऐसी ये शॉर्ट टर्म कंडीशन है जिसके अंदर हम लोग पारेंटल न्यूट्रिशन देते हैं। ठीक है, तो बच्चे ये देखें कि अगर आप लोगों को पारेंटल न्यूट्रिशन की शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन नहीं याद होंगी तो फिर आप लोग ये नहीं चूज कर सकते हॉस्पिटल के अंदर कि आपको इस पेशेंट को पार्शियल पैरेंटल न्यूट्रिशन देनी है या टोटल देनी है, क्योंकि जो पार्शियल पैरेंटल न्यूट्रिशन है वो कुछ सप्लीमेंट्स प्रोवाइड करने के लिए है और वो थोड़ी देर के लिए यूजुअली होती है, और जो टोटल वाली होती है वो ज्यादा देर के लिए होती है और कंप्लीट सप्लीमेंट्स प्रोवाइड करती है। तो ये इंडिकेशन आना जरूरी है, और जो इनके मेथड्स हैं कि हम लोग एक देते हैं पेरिफेरल वेन के थ्रू, एक सेंट्रल वेन के थ्रू, वो पहले ही पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। यहाँ पे बच्चे जो इसके दो रूट्स थे उनको हम जरा डिस्कस करते चलें कि सेंट्रल और पेरिफेरल के जरिए हम क्या क्या दे सकते हैं। सेंट्रल वाली के अंदर बच्चे जो रेजीम होता है, दैट इज यूजुअली के अमाइनो एसिड्स 5% से ज्यादा होते हैं, डेक्सट्रोज 20% से ज्यादा होता है, लिपिड्स होते हैं, कुछ वाइटामिन मिनरल ट्रेसेस होते हैं, ट्रेस एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, और लिखा हुआ है कैरियर ऑफ फार्माकोन्यूट्रिएंट्स लाइक ग्लूटामीन या ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। ऑस्मोलैलिटी, सेंट्रल रूट के थ्रू जितने भी फ्लूइड दी जाते हैं उनकी 700 मिली ऑस्मोल पर केजी से ज्यादा होती है। ठीक है, अब आपने ये याद रखना है कि जो आपकी सेंट्रल वेन्स हैं जैसे सबक्लेवियन और इंटरनल जगुलर वेन, इनके कैलिबर ज्यादा है, इनके डायमीटर ज्यादा है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ से, अच्छा, इसकी दो वजह है, एक तो ये कि इनका डायमीटर भी ज्यादा और इनका जो वॉल का स्ट्रक्चर है वो टफ है, वो इस 700 से ज्यादा वाली मिली जो ऑस्मोल्स की ऑस्मोलैलिटी होती है उसको बर्दाश्त कर सकती हैं, लेकिन जो आपकी पेरिफेरल वेन्स होती हैं वो इतनी ज्यादा ऑस्मोलैलिटी को बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो आपको 700 मिली ऑस्मोल पर केजी से कम वाला जो फ्लूइड होता है वो देना होता है पेरिफेरल वेन्स के थ्रू। अब इसकी वजह क्या है, आपसे एग्जामिनर अक्सर पूछते हैं, तो आपने कहना है कि जो पेरिफेरल वेन्स होती हैं इनका फ्लेबाइटिस हो जाता है, जिसको हम लोग थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस भी कहते हैं। ठीक है, वेन की इन्फ्लेमेशन हो सकती है इतनी ज्यादा ऑस्मोलैलिटी पे, तो हम लोग पेरिफेरल जो रूट होता है उसके अंदर ऑस्मोलैलिटी कम ही रखते हैं, बल्कि 700 से भी ज्यादा ही कम 500 तक रहते हैं। ठीक है, लेकिन एक और आपने प्रोज एंड कॉन डिस्कस करना है कि सेंट्रल वेन के थ्रू हम लोगों को वॉल्यूम रिस्ट्रिक्शन लाजमी करनी होती है। क्यों? क्योंकि सेंट्रल वेन्स का जो डायमीटर कैलिबर होता है वो ज्यादा होता है, तो चांस होता है कि ज्यादा से ज्यादा फ्लूइड पास कर जाएगा ह्यूमन बीइंग की बॉडी के अंदर, जो कि उसके लिए हार्मफुल हो सकता है।
तो इतना ज़्यादा फ्लूइड आपने पास नहीं होने देना, उसको मॉनिटर करना है सेंट्रल वेन के थ्रू, जबकि पेरिफेरल वेन्स का कैलिबर ही छोटा होता है, तो वहाँ से फ्लूइड वॉल्यूम रिस्ट्रिक्शन की इतनी मतलब आपको नहीं ध्यान उसका देना पड़ता। ठीक है? इसके अंदर फर्दर जो डिटेल है कि जो पेरिफेरल लाइन है और जो सेंट्रल लाइन है, इसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट बात जो है वो बेले ने हाइलाइट की हुई है। लेट्स सी दैट। सबसे पहले ये कि जो बच्चे पेरिफेरल वेन है, इसकी जो इंसर्शन है, ये तो 2 तरीकों से इसने लिखा है कि हो सकती है। एक है पेरिफेरली इंसर्टेड सेंट्रल वीनस कैथीटर, ठीक है, जो कि पेरिफेरल वेन के थ्रू आप लोग अप्रोच करते हैं और सेंट्रल वीनस सिस्टम को रीच कर जाती है, ठीक है, इसको कहते हैं पीआईसीसी लाइन। और दूसरा है कन्वेंशनल शॉर्ट कैनुला इन द रिस्ट वेन्स। ये 2 इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं न्यूट्रिशन को प्रोवाइड करने के लिए पेरिफेरली। अब बात यह है कि जो पेरिफेरली इंसर्टेड कैनुला होता है, सेंट्रल वीनस कैथीटर होता है, इसका ड्यूरेशन ऑफ सर्वाइवल सिर्फ 7 डेज है। उसके बाद आपको ये चेंज करना पड़ता है और यूजुअली जो वेन्स होती हैं उनकी वो परमानेंटली डिस्ट्रॉय हो जाती हैं थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस की वजह से। नंबर 2, अगर आप रिस्ट वेन्स के थ्रू शॉर्ट कैनुला के थ्रू न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो आपको 12 आवरली प्रोवाइड करना होगा। बस पेरिफेरल वीनस कैथीटर के फायदे ये हैं कि जो सेंट्रल वीनस कैथीटर के नुकसानात होते हैं उनसे आप बच जाते हैं, लेकिन ये इटसेल्फ भी नुकसान ये वाला दे देती है कि थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस हो जाता है। और जो आपकी रिस्ट की वेन्स के जरिए आप लोग जो भी फ्लूइड प्रोवाइड करते हैं, तो रिस्ट का जो कैनुला होता है वो बहुत देर तक नहीं रह सकता, आपको हर एक दिन के बाद वो चेंज करना होता है, कभी एक हाथ, कभी दूसरा हाथ, कभी एक पाँव, कभी दूसरा पाँव। ओके, तो अगर सेंट्रल वीनस कैथेटराइजेशन की बात की जाए, बेले ने भी यही पॉइंट लिखा है कि जगुलर वेन में की जा सकती है, ठीक है, इंटेंसिव या इंटरनल या एक्सटर्नल जगुलर वेन के अंदर या सप्लीमेंट वेन के अंदर। लेकिन आपको क्लिनिकल प्रैक्टिस की बात बताऊं तो इंटरनल जगुलर वेन को यूजुअली जो होता है बच्चे वो यूज किया जा सकता है, साथ ही साथ किया जाता है। इसके अलावा आप ये देखें कि एक बात इसने बहुत इंपॉर्टेंट लिखी है कि हम लोग हिकमैन लाइन्स जो होती हैं वो भी डाल सकते हैं बंदे के अंदर पारेंटल न्यूट्रिशन के लिए। हिकमैन लाइन्स मैं आपको दिखा देता हूँ, लेकिन वो कॉमन क्लिनिकल प्रैक्टिस में हमारे यहाँ नहीं है यूजुअली, ठीक है, क्योंकि जो सेंट्रल वीनस लाइन्स होती हैं वो काम कर देती हैं पारेंटल न्यूट्रिशन के लिए। जो भी आप लोग लाइन डालें, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपने याद रखनी है कि ट्यूब डालने के बाद आपने लाजमी एक्सरे चेस्ट एक्सरे करवाना है, ट्यूब की पोजीशन देखने के लिए, ये कंफर्म करने के लिए कि कहीं पेशेंट को आपने न्यूमोथोरेक्स तो नहीं करवा दिया, ठीक है। और जो उसकी कैथीटर की टिप है वो हमेशा सुपीरियर वीना केवा के डिस्टली, मतलब उसके अंदर डिस्टल पार्ट में लाया करनी चाहिए। ये वो इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि आपसे पूछा जाता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द नेक्स्ट बेस्ट स्टेप, तो आप लोगों के एमसीक्यूज गलत हो जाते हैं। तो ये आपको अक्सर आ सकता है कि सेंट्रल वीनस लाइन डालने के बाद हमें क्या करना है, तो इन 2 बातों का लाजमी आपको मेंशन। ये देखें बच्चे कि हिकमैन लाइन इस पेशेंट के अंदर पड़ी हुई है। बस हिकमैन लाइन की स्पेशल बात यह है कि हिकमैन लाइन्स HICKMAN जो होती है यूजुअली ये रेडियोलॉजिकल असिस्टेंट्स के थ्रू जो होती हैं डाली जाती हैं, ठीक है। बस आपने सिर्फ इसके अंदर ये एक बात कोट करनी है। अब बच्चे इसके अंदर एक और इम्पॉर्टेंट बात आप लोग यहाँ पे ये देखेंगे कि जो कॉम्प्लिकेशंस पैरेंटल न्यूट्रिशन की बेले एंड लव ने यहाँ पे बताई हैं, इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू वाला एमसीक्यू है कि किसी भी बंदे के अंदर अगर वेट चेंज हो रहा है ग्रेटर देन 1 kg पर डे, तो फिर वो इंडिकेट करता है कि उसके अंदर फ्लूइड रिटेंशन है। 0.8 kg 0.5 kg का वेट चेंज हो, वेट इंक्रीज हो तो उसकी खैर है, लेकिन इससे ज्यादा हो तो दैट इज रियली हार्मफुल। तो आप लोगों को मैंने यही बताया था कि जो पारेंटल न्यूट्रिशन होती है खास तौर पे यानी कि जो सेंट्रल वीनस ग्लैंड के थ्रू होती है उसके अंदर फ्लूइड ज्यादा एडमिनिस्टर होने का चांस होता है, ठीक है। इसके अलावा ये देखें कि इसने लिखा है कि कैथीटर रिलेटेड सेप्सिस जो होता है वो कॉमन होता है 3 to 14% लोगों के अंदर, जिसके अंदर जो स्टैफ एपिडर्माइटिस होता है वो यूजुअली इम्प्लीकेटेड है, ठीक है। इसके बाद बच्चे हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं पैरेंटल न्यूट्रिशन की। 4 तरह की हेडिंग्स हैं, रिलेटेड टू न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, रिलेटेड टू ओवरफीडिंग, रिलेटेड टू सेप्सिस एंड रिलेटेड टू लाइन। पहले रिलेटेड टू लाइन कर लेते हैं, ठीक है। तो रिलेटेड टू लाइन में आ जाता है ऑन इंसर्शन जैसे न्यूमोथोरेक्स हो सकता है, आर्टरी का डैमेज, एयर एम्बोलिज्म, थोरेसिक डक्ट का डैमेज हो सकता है, कार्डिक परफोरेशन या टेम्पोनेड हो सकता है, इवन प्लूरल एफ्यूजन ही हाइड्रोमीडियस्टिनम यानी कि वाटर की एक्यूमुलेशन या लॉन्ग टर्म यूज से ऑक्लूजन या वीनस थ्रोम्बोसिस हो सकता है, ठीक है। तो जो आपको जब भी पूछा जाए अक्सर ये आपका ऑब्जर्व स्टेशन भी आ जाता है कि आप सुनाएं उसके ऊपर के मतलब सेंट्रल वीनस कैथीटर की इंफेक्शन के स्टेप्स क्या क्या हैं। तो उसके अंदर आपने ये 2 बातें लाजमी मेंटेन करनी है। आपसे पूछा जाता है कि इसकी केयर हम कैसे करते हैं,
तो आपने कहना है कि हेपराइनाइजेशन लाज़मी होनी चाहिए सेंट्रल वीनस कैथेटर की। जब हेपरिन डालेंगे तो उसके अंदर क्लॉटिंग का फिनोमेना नहीं ट्रिगर होगा। नंबर 2 आपने ये लाज़मी बताना होता है कि सीवीसी डालने के बाद पोस्ट ऑपरेटिवली जो बात मैंने पहले बताई थी, चेस्ट एक्स-रे लाज़मी करते हैं। अच्छा, अब बाकी कॉम्प्लिकेशंस देखें रिलेटेड टू न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी में हाइपोग्लाइसीमिया जितने भी आयन्स हैं, इनका खास तौर पे हाइपो, ठीक है? इनके कम लेवल्स होना, जिसको हम लोग रीफीडिंग सिंड्रोम कहते हैं। क्रोनिक डेफिशिएंसी सिंड्रोम्स में एसेंशियल फैटी एसिड्स, जिंक, मिनरल और ट्रेस एलिमेंट्स आ सकते हैं। ओवर फीडिंग से रिलेटेड 3 चीजें हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन तीनों के मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो सकते हैं। एक्सेस ग्लूकोज से हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपरऑस्मोलर डिहाइड्रेशन, हेपेटिक स्टीatosis, फ्लूइड रिटेंशन वगैरह। एक्सेस फैट की वजह से हाइपर कोलेस्टेरोलेमिया, लाइपोप्रोटीन एक्स की फॉर्मेशन, हाइपर ट्राइग्लाइसरीडीमिया। एक्सेस अमाइनो एसिड्स की वजह से हाइपरक्लोरीमिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस, हाइपरकैल्सीमिया, अमाइनो एसिडूरिया। और सबसे रिलेटेड बचे कैथेटर रिलेटेड सक्सेस जिसकी परसेंटेज मैंने बताई 3 to 14% और इन पॉसिबल इंक्रीज प्री डिस्पोजिशन टू सिस्टेमिक सक्सेस। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशंस आनी चाहिए।